everyone, welcome to Civils Maestro. I hope you all are doing well. So आज 4th ऑफ नवंबर से 7th ऑफ नवंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे. पहली न्यूज़ आइटम जो है वो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन पोर्टल के बारे में है. सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं. देखिए, जो सबसे पहले एक स्कीम आई थी परंपरागत कृषि विकास योजना. नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन तरीके की फार्मिंग है, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग का तरीका है, उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई थी. देन इसके नीचे इसी के अंडर गवर्नमेंट ने एक और सब स्कीम इनिशिएट की थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, कि जो इंडिया का पुराना एग्रीकल्चर करने का तरीका है, उसी स्कीम को बोला गया था ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति. इसी स्कीम के अंडर इसी को स्केल अप करने के लिए एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया गया था, ताकि ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति वाली स्कीम है, इसको पूरे इंडिया के ऊपर पैन इंडिया बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. इसके लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी. अब नेशनल स्टीयरिंग जो कमेटी है, इसका चेयरमैन आपके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर होंगे. और ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, यही मेजर पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी इसमें. अब इस पूरी की पूरी जो स्कीम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का तरीका ढूंढना, ताकि जो फार्मर की इनकम है उसको ऑगमेंट कर सके, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल जो अभी चल रही हैं, जो अभी हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चला रहे हैं, जैसे कि वीट प्रोडक्शन या पैडी प्रोडक्शन, स्क्यूड इतनी वो सिस्टम है. इसको चेंज करने के लिए ऑल्टरनेटिव फार्मिंग के तरीके और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की क्रॉप्स को लेके आना और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना. उसके अलावा देखिए, अगर हम पुराने सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम काउडंग से खाद बनाएंगे, ठीक है. उसके लिए एनिमल और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडल को प्रमोट करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी डेटा होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मान लीजिए ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट है, या फिर ये ओडिशा है, ये केरला है, अलग अलग स्टेट हैं. अब इन सभी के अंदर इन सभी स्टेट्स की जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो किसी न किसी अलग तरीके से कृषि करते होंगे, कृषि अलग तरीके से एग्रीकल्चर करते होंगे. सभी की अपनी अपनी स्कीम्स होंगी. जैसे कुछ एरियाज में क्या होता है कि वो जो पैडी का फील्ड है, राइस के फील्ड को देखिए, पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें साथ के साथ वो मछली पालन करते हैं. ऐसी ऐसी अलग अलग जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, उनको कलेक्ट करना, उनको वैलिडेट करना और उनको लिखना, उनको डॉक्यूमेंट करना, और साथ के साथ ताकि उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सके, फार्मर को उसके विद रिस्पेक्ट टू बताया जा सके. तो ये भी इसका एक एम है. उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएशन करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इन चीज़ों के बारे में बताना, इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में बताना, किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इन अ सेंस कि उनके अंदर उनको सशक्त करना कि वो खुद से ये चीज़ें कर सकें, इन तरीकों की प्रमोशन करना. ये सब जो है नेशनल फार्मिंग मिशन के अंडर आता है. अब देखिए कि इसी नेचुरल फार्मिंग जो मिशन है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है. इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने बनाया है, और इसको नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उन्होंने कृषि भवन न्यू दिल्ली में इसको अभी इनॉग्रेट किया था. ये बेसिक इसके बारे में है. नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है आपकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उसने एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अभी लॉन्च किया है. ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये अलग अलग स्टेट्स को उनके स्कूल की एजुकेशन के स्टेटस के हिसाब से उनको मार्किंग देता है, उनको ग्रेडेशन प्रोवाइड करता है, इन अ सेंस कि उनका कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग एक प्रोवाइड करता है. अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है. हमारी कंट्री में 14.9 लाख, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख तो हमारी कंट्री में स्कूल्स ही हैं. 95 लाख हमारे पास टीचर्स हैं. उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है. इसके लिए हमें एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि एक बहुत इन डेप्थ एविडेंस के ऊपर बेस्ड, कि क्या आउटकम्स रही हैं स्कूल्स की, और क्या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्टेटस है, और ऐसे सारे मैट्रिक्स को यूज करके एक ग्रेडेशन का सिस्टम क्रिएट करता है, जिसके ऊपर सारी की सारी स्टेट्स को यूनिफॉर्मली उनको देखा जाता है कि हर स्टेट का क्या ग्रेडेशन है, क्या उनका स्टेटस है. अभी अगर इस साल वाले की बात करें, देखिए, सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि टोटल मार्क्स जो दिए जाते हैं वो 1000 टोटल मार्क्स होते हैं. जो भी स्टेट 950 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करती हैं, उसको हाईएस्ट ग्रेड का स्टेटस दिया जाता है, कि हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेट्स हैं. जिनका जो ग्रेड होता है 551 से नीचे होता है आउट ऑफ 1000, उसको बोलते हैं लो स्कोर, और वो लोअर परफॉर्मिंग स्टेट होती है. अब देखें अगर, तो टोटल 7 स्टेट्स जो इंडिया की हैं, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन्होंने लेवल 2 अटेन किया है, यानी कि इन्होंने 901 से लेके 950 के बीच का ग्रेडेशन
अटेन किया है, और कोई भी स्टेट जो है 950 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई है। इसमें देखिए जो ग्रेडेशन होती है ना, उसमें अलग अलग मीट्रिक्स होते हैं, जैसे 100 मार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, 100 जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी के होते हैं, 100 आउटकम्स के होते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और केरला का एजुकेशन सिस्टम पहले से ही काफ़ी अच्छा था, पहले ही वो टॉप परफॉर्मिंग में थे, लेकिन इस लिस्ट में गुजरात और राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो हैं ये अभी न्यू एंट्रेंट्स हैं जो अब हाईएस्ट अचीव्ड कैटेगरी में आना स्टार्ट किए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये बहुत हेल्प करती है। देखिए अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है कि कौन से सेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू, कि एजुकेशन सेक्टर में भी कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या कोर्स में करेक्शंस करने की ज़रूरत है कि और ज़्यादा एजुकेशन इंप्रूव हो, और कैसे एजुकेशन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए जो कि एक यूनिवर्सल राइट है उसको इंश्योर किया जाए। सो इनके लिए ये हेल्प करती है। उसके अलावा स्टेट्स को या यूटीज़ को हेल्प करती है कि वो पिन पॉइंट कर सकें कि उनकी क्या कमज़ोरी है, ठीक है, सो अपनी कमजोरी को पिन पॉइंट कर सकें, फिर उसके ऊपर वो वर्क कर सकें। सो इसके लिए ये न्यूज़ आइटम है, इन द सेंस इसके लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। देखिए नैनो पार्टिकल जो होते हैं ना, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 10⁻⁻⁹ मीटर का इनका डायमीटर होता है, इतना इसका साइज होता है। अगर ऐसे बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 10 जीरोज लगा लीजिए इसके सामने, ठीक है, सो इतना 9 जीरोज लगा लीजिए, इतना छोटा इसका साइज होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है कि ये बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेडिसिन को बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी एक इंडिया के 4 साइंटिस्ट्स ने, इंडिया के 4 मतलब इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने अभी एक स्टडी कंडक्ट की है। उन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड है, यूजुअली गोल्ड के देखिए नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं क्योंकि गोल्ड एक अनरिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे पहले ये बॉडी में अगर जाएगी तो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। सो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को बनाया है, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को बनाया है। अब इसमें क्या था, इसकी रीच लिमिटेड थी। अब एक और इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया एक फंजाई के साथ। अब एक फंजाई है स्पेसिफिकली जिसका नाम ये कोर्डिसेप्स मिलेटरिस है, ठीक है। ये कोर्डिसेप्स मिलेटरिस ये एक ऐसी फंजाई है, ये पैरासिटिक फंजाई है, सुपर मशरूम बोलते हैं इसको। इसका एक चीज़ होती है कि ये किसी की बॉडी में बहुत, मतलब किसी भी कैविटी में, किसी बॉडी में बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाती है। अब इसका जो सिस्टम, जो इसका बायो एक्टिव एजेंट, जो इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो उसको पेनिट्रेशन में हेल्प करती है, उसको इन्होंने गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स के साथ क्लब कर दिया है, जिसकी वजह से अब गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स क्या करेंगे कि वो बहुत अंदर तक ह्यूमन बॉडी में जो है एफिकेसी से अंदर पहुंच पाएंगे। तो जिसकी वजह से ड्रग की जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो हम दवाई को ह्यूमन की बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं ना, वो बहुत अंदर तक पहुंचेगी। और ये जो है गोल्ड के सॉल्ट्स और कोर्डिसेप्स मिलेटरिस को बना के एक कॉम्पोजिशन बनाई है। अब इसका नाम बोल रहे हैं CORAUNP। इसमें कोर्डिसेप्स है, ये फंजाई का नाम है। AU गोल्ड को केमिस्ट्री की टर्म्स में AU इसका सिंबल होता है, ठीक है, और NP नैनो पार्टिकल को बोला जा रहा है। सो ये काफ़ी मेडिकल साइंस को और ड्रग डिलीवरी को बहुत रेवोल्यूशनराइज करेगा ये सिस्टम। और इन्होंने इंटरनेशनल पेटेंट लिया है, इंडिया का जो ग्रुप है इन्होंने इंटरनेशनल पेटेंट अभी क्लेम किया है, इन्होंने लिया है, रिसीव हुआ है, इनको मिल गया है जर्मनी में, ठीक है। सो ये न्यूज़ आइटम है। कोर्डिसेप्स मिलेटरिस के बारे में अगर देखें तो ये सुपर मशरूम है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब जो जॉइंट्स में सूजन, दर्द या कोई वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको दूर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ मेडिसिन होती है ना, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मोना लोआ के बारे में। अभी एक लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया वर्ल्ड का है, जो मोना लोआ, अभी मतलब एक एविडेंसेस ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ टाइम में हो सकता है कि ये इरप्ट करे। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा मोना लोआ के बारे में। देखिए ये है हवाईयन आइलैंड्स का आर्कियोप्लैगी, ठीक है। इस आर्कियोप्लैगी के ऊपर एक है ये, यहाँ पे बिग आइलैंड बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाला जो आइलैंड है बड़ा सारा, इसको बिग आइलैंड बोलते हैं। अब इस बिग आइलैंड के ऊपर, ये हवाईयन आर्कियोप्लैगी है, इसमें एक सदर्न मोस्ट बिग आइलैंड है। बिग आइलैंड के ऊपर 5, ठीक है, 5 एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है, कोहाला, हुलालाई, ठीक है, हुआलाई, मोना किया, देन मोना लोआ, किलेऊ, ठीक है, ये 5 वोल्केनोज हैं। अब इनमें एक है मोना लोआ। मोना लोआ जो है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वोल्केनो है। लास्ट टाइम ये जो है ये 38 ईयर्स पहले ये बर्स्ट हुआ था, ये इरप्ट हुआ था, 1984 में ये इरप्ट हुआ था। उसके बाद ये जो है अब इसके एविडेंसेस आ रहे हैं कि शायद ये अब जो है ये बर्स्ट होगा। सो ये एक काइंड ऑफ काफ़ी बड़ा वोल्केनो है, लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है।
मोना लोआ, और उसके अलावा मोना किया है। मोना किया जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये टॉलेस्ट वोल्केनो है, ठीक है। कि लेयू वोल्केनो जो है ये करंटली इमिट कर रहा है, हुलालाई है, देन कोहाला वोल्केनो है। ये मैंने आपको इसका डिटेल में बता दिया। अब देखिए जो हवाईयन आइलैंड्स है ना, ये ट्रॉपिक, ये इक्वेटर जो है इसके ऊपर फॉल करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, और ये पैसिफिक ओशन में ये रीजन जो है फॉल करता है। अब मोना लोआ जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेटरी भी प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेटरी ध्यान रखिएगा ये मोना लोआ के ऊपर है। ये बेसिक चीजें आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 के बारे में। 3 दिन का एक राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब ये हो कहाँ रहा है ऑर्गेनाइज? मेघालय में। सो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी इसी फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। कोनार्ड संगमा जो है उन्होंने किया था, मेघालय के सीएम हैं। अब ये दूसरी बात कि ये हो कहाँ पे रहा है, उमायम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उमायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो उमायम नाम की जो लेक है, उमायम लेक मेघालय में है, तो उसके बैंक के ऊपर ये फेस्टिवल हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि वहाँ पे गारो ट्राइब है जो, देखिए मेघालय में उस एरिया में 3 तरीके की हिल्स होती हैं, गारो हिल्स, जंतिया हिल्स, गारो खासी एंड जंतिया, ठीक है। ये 3 तरीके की हिल्स हैं। इसमें जो गारो हिल्स हैं मेघालय में, इसके ऊपर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसको गारो ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। ये सीनो तिब्बतियन मतलब चाइना और तिब्बतियन ओरिजिन की एक ये कम्युनिटी है जो इस एरिया में बहुत टाइम से रहती है। इन्होंने अभी एक डांस परफॉर्म किया था, बंगाला डांस बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। पेपर में आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि बंगाला डांस कौन सी कम्युनिटी का है, ठीक है, ये कौन सी स्टेट से है, ठीक है। सो या फिर उमायम लेक के बारे में पूछा जा सकता है कि उमायम लेक कहाँ पे फॉल करती है, ये कहाँ पे है, ठीक है। बंगाला डांस के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि मेल और फीमेल दोनों इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रम की बीट के ऊपर ये डांस होता है, गॉन्ग्स और ड्रम्स की बीट के ऊपर, इसीलिए इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है। मतलब इन अ सेंस कि बंगाला डांस ना यूजुअली ये बंगाला फेस्टिवल पे परफॉर्म किया जाता है गारो ट्राइब के द्वारा। और बंगाला फेस्टिवल होता कब है कि जब हार्वेस्ट हो जाता है, इनकी क्रॉप का जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद ये थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बंगाला फेस्टिवल। बंगाला फेस्टिवल के टाइम पे बंगाला डांस होता है और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं इस फेस्टिवल को। सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज आइटम है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। अभी 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ का स्टेट फाउंडेशन डे था, ठीक है, हरियाणा डे के साथ ही होता है, ठीक है। सो उसी दिन मतलब एक नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर में छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 ट्राइबल परफॉर्मर्स ने इसने पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि ट्राइबल फेस्टिवल जो है उनकी रीच इंक्रीज हो, ठीक है, उनका स्कोप और वो स्प्रेड करें इन अ सेंस, और ट्राइबल कल्चर्स का एक्सचेंज हो और मेन स्ट्रीमिंग हो थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें परफॉर्म किया था एक सिद्धी नाम की ट्राइब ने। सिद्धी ट्राइब जो है ये अफ्रीकन ओरिजिन की ट्राइब है और इंडिया में पिछले 850 सालों से ये लोग इंडिया में ही सेटल हुए हैं। और ये है कहाँ पे? कर्नाटका और गुजरात वाले रीजन में। आपको अगर थोड़ा सा क्रैमिंग के फॉर्मेट में देखना हो तो देखिए सिंधी जो है वो गुजरात के जस्ट पास में सिंध है प्रोविंस, तो वहाँ पे गुजरात में भी थोड़े थोड़े सिंधीज हैं और उधर एरिया में भी सिंधीज हैं। तो सिंधीज जैसा सिद्धीज जो है ये भी गुजरात एरिया में है और साथ में कर्नाटका वाले एरिया में है। तो आपको आई होप याद रहेगा इससे थोड़ा सा। बाकी सिद्धीज और सिंधीज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। सिद्धीज जो है अफ्रीकन ओरिजिन की एक ट्राइब है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट इसके इसी फेस्टिवल के टाइम पे लांबड़ी डांस हुआ था। अब लांबड़ी जो है ये एक बंजारा ट्राइब का डांस है, ठीक है। सो बंजारा ट्राइब का डांस है। ये देखिए कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं विमेन, ठीक है, बंजारा कम्युनिटी में, और विमेन जो है इसको परफॉर्म करती हैं। यूजुअली ये जो फोक डांस है लांबड़ी, ये गुड हार्वेस्ट के लिए विमेन परफॉर्म करती हैं, जो हार्वेस्ट के देवता हैं उनके सामने, कि मतलब ताकि हमारा जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा हो। लांबड़ी जो है ये राजस्थान और तेलंगाना का मिक्स कल्चर को शो करता है। अब बंजारा ट्राइब जो है या फिर इसको लांबड़ी ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, इसकी रूट्स कुछ कुछ राजस्थान की हैं, ठीक है, और ये पूरे के पूरे इंडिया में कहीं कहीं ये सेटल्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नोमैडिक है। नोमैडिक इन द सेंस जो लोग अपनी नीड्स के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, उनको नोमैडिक्स बोलते हैं। और ये यूजुअली लांबड़ा डायलेक्ट बोलते हैं जो कि संस्कृत और राजस्थानी और गुजराती का काइंड ऑफ एंसेंबल है, ठीक है। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है गाइया BH1 ब्लैक होल के बारे में। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल एक ऐसी स्पेस को बोलते हैं जिसको मतलब नथिंगनेस भी बोला जा सकता है, कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ना कुछ दिखता है,
ना कुछ होता है। ब्लैक होल इनफैक्ट विजिबल भी नहीं होते हैं। ब्लैक होल एक ऐसे रीजन को बोला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मास एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, छोटे से एरिया में रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मास एक टाइनी स्पेस में रहता है, उसकी वजह से उस एरिया की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ग्रेविटी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से उस एरिया में, जैसे ये एरिया है तो इसमें लाइट एंटर कर जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी ग्रेविटी होती है, तो जिसकी वजह से उसको कोई देख नहीं पाता है, ठीक है। और यूजुअली ये स्टार की जब डेथ होती है ना, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, उसकी डेथ होने लग जाती है, तो उस टाइम पे यूजुअली इसको मतलब ये बनते हैं, मतलब स्टार अपने डेथ के बाद ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लैक होल। अभी तक हमने मतलब जितने भी ब्लैक होल डिस्कवर किए थे, अब हमने उन सब में से सबसे क्लोजेस्ट डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने गाया स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से। अब जो हमने ब्लैक होल को डिस्कवर किया है वो 1600 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से। अब लाइट ईयर क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, जितना डिस्टेंस लाइट एक ईयर में ट्रेवल करती है, जितना डिस्टेंस लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब कितना डिस्टेंस करती है, देखिए सन से अर्थ तक आने में लाइट को सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं, ठीक है, सिर्फ 8 सेकंड। अब अपने आप समझ जाइए कि अर्थ मतलब इतना डिस्टेंस अगर 8 सेकंड में कर लेती है लाइट, तो एक साल में तो कितने डिस्टेंस आगे निकल जाती होगी। तो जितना डिस्टेंस लाइट 1600 सालों में ट्रैवल करेगी उसको बोलेंगे, मतलब उतना दूर है ये ब्लैक होल हमारे से, ठीक है। इसको गाया स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से इसको डिस्कवर किया गया है। अब ये जो टेलीस्कोप है इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। और ये एक मेजर क्या काम करता है, ये सबसे पहली बात, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ने इसको लॉन्च किया था, उनका ये टेलीस्कोप है। उसके अलावा ये जो पूरी की पूरी हमारी मिल्की वे में 2 बिलियन ब्राइटेस्ट स्टार्स है ना, उनको स्टडी करना, उनकी स्पीड को देखना कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, किस ट्रेजेक्ट्री में मतलब किस पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है ये टेलीस्कोप करता है। उसके अलावा ये 2025 तक एक्टिव रहेगा, ठीक है, ये टेलीस्कोप। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है आर्कटिक फायर्स के बारे में। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसके चलते ये देखा गया कि आर्कटिक फॉरेस्ट जो है, मतलब आर्कटिक एरिया में फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। आर्कटिक एरिया में फायर्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आर्कटिक का जो आइस है अब समर्स में मेल्ट करने लगे। देखिए पहले क्या होता था कि सर मतलब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम थी, अर्थ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम था, तो समर जो होती थी थॉइंग होती थी, लेकिन अभी समर्स का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा है। पहले समर में इतनी गर्मी नहीं होती थी वहाँ पे, अब कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से फायर्स की टेंडेंसी बढ़ने लग रही है। अब फायर्स होती ही क्यों है आर्कटिक एरिया में, देखिए आर्कटिक एरिया में क्या होता है कि सर्दियों में तो बर्फ जमी रहती है, गर्मियों में समर्स में क्या होता है आर्कटिक सर्कल में कि जो बर्फ होती है ना 2 से 5 मीटर शीट होती है बर्फ की, इतनी थिक शीट होती है, वो मेल्ट कर जाती है। उसके मेल्ट करने से क्या होता है, देखिए ऐसा एक पीटलैंड सा जनरेट हो जाता है। अब इस पीटलैंड में क्या होता है कि ये जो वेजिटेशन है ये कंप्लीटली डिग्रेड होकर सॉइल नहीं बना पाती है, लेकिन ये एक ना इंटरमीडिएट सी स्टेज बन जाती है, ना तो सॉइल बनती है और ना ही ये इंटैक्ट प्लांट रहते हैं। और जो वो इंटरमीडिएट पीट बनता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है फायर को कैच करने की बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट भी करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर मान लो कोई नॉर्मल सी लाइटनिंग भी होगी ना, तो उससे भी फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी, या फिर मैनुअल रीजन से भी, जैसे कोई सिगरेट से या फिर छोटी सी कोई चिंगारी आ जाती है तो उससे भी आग इन एरियाज में लग जाती है। सो आर्कटिक जैसे जैसे वार्म हो रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है, तो फायर का सीजन जो है वो लंबा होता जा रहा है, फायर ज़्यादा होने लगी हैं, ठीक है। और आर्कटिक की सॉइल्स होती है ना, ये पीटलैंड होने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है। सो लेकिन जब आग लगेगी या फिर ये पिघलेगा सब, तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलेगी, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर भी निकलेगी, एमिट भी होगी। अब इसमें पता है एक और स्पेसिफिक फिनोमिनन आ रहा है कि ज़ॉम्बी फायर्स आने लगी हैं, इन अ सेंस कि जो फायर बुझानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। वो ज़ॉम्बी फायर बेसिकली ऐसी फायर्स होती हैं कि देखिए मान लीजिए कि एक एरिया में फायर हुई थी, आग लगी थी, अब आग बुझ गई है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बिन पता नहीं किसी भी कारण की वजह से वहाँ पे मतलब गर्मी होने की वजह से, ठीक है, वही फायर दोबारा से जिंदा हो जाती है, दोबारा से वो फायर जनरेट हो जाती है उसी एरिया में। तो उसको बोलते हैं कि जैसे डेड से अलाइव होना ज़ॉम्बी बनना होता है ना, तो वैसे ही डेड फायर से अलाइव फायर बनना, इसको ज़ॉम्बी फायर बोलते हैं,
ठीक है। और अगर बात करें परमाफ्रोस्ट फायर की, ठीक है, देखिए परमाफ्रोस्ट ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो स्टोर होती है, कार्बन का सिंक बोलते हैं, मतलब सारी की सारी कार्बन वहाँ पे जमा हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब फायर्स बढ़ रही है ना, तो आर्कटिक रीजन जो है वो पहले नेट सिंक होता था, मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा करता था कार्बन को और एमिट कम करता था, लेकिन अब वो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेट सिंक, अब वो सोर्स ऑफ कार्बन बनता जा रहा है, ठीक है। और अगर 2019 और 20 का डेटा देखें तो साइबेरिया में जितनी फायर्स हुई हैं और जिससे उसका जितना एरिया खराब हुआ है उसका ऑलमोस्ट डबल ही, ठीक है, 40 ईयर्स में हुआ है। टोटल 40 ईयर्स में जितना नुकसान हुआ था ना, उसका आधा तो सिर्फ 2 साल में हो गया साइबेरिया का, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा रिसेंट फायर्स ने में साइबेरिया में 150 मिलियन टन ऑफ कार्बन जनरेट किया है, ठीक है। और एरिया अबव द आर्कटिक सर्कल जो है आपको पता ही कि वो 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टर, वो 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हीटअप होता है देन नॉर्मल एरिया। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि जब पहले बर्फ़ होती है, बर्फ़ जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। जैसे देखिए बर्फ़ होती है वाइट कलर की शाइनी होती है, उसका एल्बिडो जो होता है उस हिसाब से होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है उसको बाहर निकाल देती है, मतलब हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। लेकिन जब भी वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है या फिर इस एरिया में ओशंस हैं, ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि अब ये जो पानी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी जो है वो जल्दी फास्टली वो हीटअप होता है। सो जिसकी वजह से वहाँ पे हीट बढ़ती है और इसीलिए बोलते हैं कि आर्कटिक सर्कल वाला जो एरिया है ना, वो 4 टाइम्स फास्टर हीटअप होता है देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आर्कटिक एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अलास्का है, मतलब उसका रीजन यूएस का, कनाडा है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क है, ठीक है, देन नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का एरिया है, ठीक है। सो ये है आर्कटिक सर्कल के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज़ की है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूएनईपी इसको निकालता है, क्योंकि यूएनईपी की अभी कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27th मीटिंग इसकी होने जा रही है शर्म अल शेख, इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में होगी ये मीटिंग। और ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो होती है ना, ये काइंड ऑफ एनुअल एक एक्सरसाइज है, हर साल एक ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अडेप्टेशन की प्लानिंग क्या चल रही है, कि कैसे हमने कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करना है, कैसे कार्बन की एमिशन को कम करना है और हमने अपनी अर्थ का टेम्परेचर कम रखना है, तो उसके लिए कैसे अडेप्टेशन की प्लानिंग, कैसे फाइनेंसेस होंगे, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो वो सब इस चीज़ में इसमें आता है और कैसे चल रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड में। सो ये इसमें आता है। अब आपको पता है कि देखिए कि डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए पैसा देंगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में आती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंडर अभी मतलब इस रिपोर्ट ने अभी हाईलाइट किया है कि जितना फाइनेंस उनको डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को देना चाहिए था, उससे 5 से 10 गुना कम दे रहे हैं वो, ठीक है। और जिसकी वजह से गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इतनी सिचुएशन आ गई है कि अगर 2030 तक बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स हैं वो 340 बिलियन डॉलर तक बढ़ चुकी हैं, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट पैसा चाहिए उनको सिर्फ कार्बन को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे अडेप्टेशन के एक्शंस को एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि सोलर पंप वगैरह लगा के, ठीक है, करना है, कैसे वाटर के एरिया में, यानी कि कैसे ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन को कम करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स में है। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है क्या? अब यूएनईपी जो है ये ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा सेट करती है कि क्या एनवायरनमेंट का हमारा टारगेट है, कैसे सब चलेगा, ये सब बातें करती है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, ठीक है। और इसके 7 ब्रॉड थीम्स के ऊपर ये काम करती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है यूएनईपी के पास? तो 95% जो पैसा आता है ना यूएनईपी के साथ, वो वॉलंटरी फंडिंग होती है, सारी कंट्रीज वॉलंटरीली उसको पैसा देती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज आइटम है साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। अभी एक नया ड्रॉट मॉनिटरिंग टूल ताकि बनाया गया है, ताकि ड्रॉट के यानी कि सूखे के विद रिस्पेक्ट टू ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ज़्यादा अच्छे से हम सूखे को ओवरकम कर सकें, ठीक है। फार्मर के लेवल पे इस सिस्टम को प्लेस किया जाएगा। साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम SADMS जो है ये सैटेलाइट बेस्ड है, कि सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा जो इमेजेस प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि कितना सूखा पड़ा है, ठीक है। फिर उसको यूज़ करके साइंटिस्ट जो है नई टेक्नोलॉजीज निकालेंगे कि कैसे ड्रॉट को कम किया जा सकता है।
अब इसको बनाया किसने, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बनाया किसने SCDMS को। इसको बनाया है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, मतलब इंडिया की बॉडी है ये, ठीक है। और इस सिस्टम का मेन कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है इसके। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्या करेगा कि ये सबसे पहले मॉनिटर करेगा, फोरकास्ट करेगा कि कितना क्या सिचुएशन है ये देख के। उसके बाद बताएगा कि कितने टाइम तक ड्रॉट आ सकता है, किस एरिया में आ सकता है, किस इंटेंसिटी का ड्रॉट आ सकता है, मतलब कितना ज़्यादा ड्रॉट आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कि मिटिगेशन करवाने के लिए हेल्प, मतलब बताएगा कि कितना एफर्ट कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और देन रिस्पॉन्स प्लानिंग हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये सारी 3 चीज़ें जो हैं कि कैसे इसको मिटिगेट करना है, ये इसमें आता है। ये इसकी वर्किंग के बारे में है, ठीक है, कि ये एक वीकली मैप्स प्रोड्यूस किया करेगा, ठीक है। वीकली मैप्स को देख के हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में या हमारे एरिया में कितनी ड्रॉट का लेवल है, कितनी सीवियरिटी है, ठीक है। और रियल टाइम वेदर के अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, या ड्रॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो प्रोवाइड करेगा। सो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। SCDMS जो सिस्टम है ये ऑलरेडी इंडिया में तो देखिए ऑपरेशनल है, ठीक है। इसको अब बाकी एरियाज़ में, साउथ ईस्ट के एशिया वाले एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और SCDMS जो है मतलब इसको यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटीजेंसी प्लान बनाने के लिए, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ये मैप्स क्रिएट करता है और हमें पता चलता है कि कौन सी एरिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है और कहाँ पर कितना ज़्यादा एफर्ट चाहिए, किस लेवल का एफर्ट चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है युग पुरुष राजा राममोहन रॉय के बारे में। अभी राजा राममोहन राय का 250th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक पूरे 1 ईयर की सेलिब्रेशन लॉन्च की है। उसके अंडर ही युग पुरुष राजा राममोहन रॉय नाम का एक प्ले ऑर्गेनाइज किया था। ये डांस और ड्रामा वाला काइंड ऑफ प्ले था। इसको कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के ऊपर इसे परफॉर्म किया गया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक बुक लिखी थी ना, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बोला था कि जो राजा राममोहन रॉय हैं वो मेन पर्सन है बिहाइंड द रिलीजियस रिवाइवल ऑफ इंडिया, कि भारत में जो रिलीजियस वेदांतिक सिद्धांतों के ऊपर दोबारा रिलीजन रिवाइव किया है वो राजा राममोहन रॉय के मेजर एफर्ट्स की वजह से हुआ है। अब राजा राममोहन रॉय का बर्थ जो है वो 22 मई 1772 में हुआ था, राधानगर नाम की जगह में, वेस्ट बंगाल में। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था अबॉलिशन ऑफ सती में। इन्हीं के एफर्ट की वजह से 1829 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सती अबॉलिशन एक्ट पास किया था। उसके अलावा इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स को अपोज किया था, आइडल वर्शिप को अपोज किया था कि मूर्ति पूजन के अगेंस्ट थे। ये जो सती प्रथा या फिर ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिवाज हैं उनके अगेंस्ट थे। और उन्होंने मोनोथीज्म को सपोर्ट किया था। मोनोथीज्म का मतलब है कि सिंग वन गॉड को इन्होंने फेवर किया था, उसके बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 1818 में आत्मीय सभा बनाई थी, ठीक है। ये एक फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया गया ग्रुप था। उसके अलावा इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था दिबेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलके। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको गिफ्ट टू मोनोथीज्म बोला जाता है, तुफत अल मुवाहिदी, ठीक है। उसके अलावा ये गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे, इनको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में पता था और उनकी फ्लुएंट थे उनमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंडियन ब्लैक हनी बी के बारे में। अभी एक नई स्पीसीज ऑफ इंडियन हनी, मतलब हनी बी की एक नई स्पीसीज इंडिया में फाइंड की गई है। लास्ट टाइम जो इंडिया में फाइंड की गई थी वो एपिस इंडिका थी। ये 1798 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब जो की गई है ये एपिस करिनजोदिया है, ठीक है, करिनजोडिया। ये बेसिकली वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलती है, ठीक है। और बेसिकली बात पता है क्या है, इंडिया में 2 तरह की स्पीसीज मिलती हैं, एपिस इंडिका एंड एपिस सिराना, ठीक है। अब जो एपिस इंडिका है वो तो एक है। एपिस सिराना जो टाइप है ना, ये जब वेस्टर्न घाट में माइग्रेट की, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में जब ये रहने लगी तो उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है ना वो बहुत क्लाइमेट और अलग सा एनवायरनमेंट होता है, तो उसको अडेप्ट करने के लिए एपिस सिराना में कुछ चेंजेस आए। उसी से फिर एक नई स्पीसीज जनरेट हो गई धीरे धीरे कई सौ सालों के तक, ठीक है। उसको बोल रहे हैं अब एपिस करिनजोदिया, ठीक है, करिनजोडिया। तो ये इसके बारे में है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये वेस्टर्न घाट पे मिलती है क्योंकि वहीं पे मिली है, ठीक है, वहीं की स्पेशल है। और ये कैविटी नेस्टिंग करती है, मतलब जैसे वो बी वैक्स वाले बॉक्सेस होते हैं ना जिसमें हाइव बनाई जाती है, जिसमें बीज अपना शहद रखती हैं, बाकी जो वर्कर बी होती हैं वहाँ पे, मतलब
वो फ्लावर्स वगैरह इकट्ठे करके लेके आती हैं, ठीक है, नेक्टर वगैरह सॉरी इकट्ठा करके लेके आती हैं, तो कैविटी नेस्टिंग की टाइप बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए जो डब्बे जैसे यूज़ करते हैं, तो वैसे ये खुद अपने मतलब कि अपने वैसे नेस्ट बनाती हैं, ये हाइव बनाती हैं अपनी, तो इस टाइप की हैं। और इंडिया में जितनी भी बाकी 2 स्पीसीज हैं ना, वो भी कैविटी नेस्टिंग ही करती हैं। हनी की अगर बात करें तो इसका हनी थिक्कर होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी का हनी होता है। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें, इसका नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। और टोटल इंडिया में 3 स्पीसीज हैं, एपिस इंडिका, एपिस सिराना, और ये अब नई मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। दिसंबर एंड को फिक्स कर दिया गया है डेडलाइन कि जितने भी पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी उन सबको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट है क्या, जब आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में, उसमें एक तेलंगाना बना था और दूसरा बना था आंध्र प्रदेश। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लाया था, पोलावरम प्रोजेक्ट। इसमें क्या था, गोदावरी के बेसिन में जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, उसको ट्रांसफर करना था कृष्णा रिवर में, ताकि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनको इरिगेशन में यूज़ कर सके, उस वाटर को हाइड्रो पावर बना सके, क्योंकि ताकि वहाँ पे क्या था, प्लान में था कि एक बहुत बड़ा ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा गोदावरी रिवर के ऊपर, तो हाइडल एनर्जी हाइड्रो पावर बनाई जाएगी जिसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आंध्र प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था ताकि ये फटाफट से इंप्लीमेंट हो सके, और एक स्पेशल बॉडी जनरेट बनाई गई थी पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के नाम से, ठीक है, जो इसको फटाफट इंप्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ था। तो इसकी वजह से, अब प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारी, प्रोजेक्ट तो ठीक रहा लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिस्प्लेस हो गई। अब उन डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को वापस उनके घरों में रखने मतलब उनके लिए नया रिहैबिलिटेट करने के लिए, नया घर, नई एम्प्लॉयमेंट, नया सब बनाने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर को देखिए अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ से मतलब जहाँ से उसको पानी मिलता है वो एरिया ड्राई हो रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ हमारे लिए। नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है, 6600 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी लंबी रिवर है। ये 11 कंट्रीज में रन करती है, ठीक है। और ये जो रिवर है ये मतलब अगर इसकी बात करें तो इसका वाटर बेसिन 10% पूरे कॉन्टिनेंट का बेसिन कवर करता है। नाइल रिवर जो है ये विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। इसकी ना दो मेन 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो इसमें वाटर पोर करती हैं, वाइट नाइल, ब्लू नाइल और अब अतबारा। वाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, ये इसका सोर्स है, यहाँ से पानी लेती है। इसके अलावा ये देखिए ये ना साउथ टू नॉर्थ रन करती है ये रिवर, यहाँ पे देखिए साउथ से नॉर्थ वाली साइड। और जब ये मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है ना, उससे पहले ये 2 में बाइफरकेट हो जाती है। ईस्ट वाली जो ब्रांच है उसको रोसेट्टा बोलते हैं, और जो वेस्ट वाली जो ब्रांच है उसको रोसेट्टा ब्रांच बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात हो रही है। और जो ईस्ट वाली है उसको डाइमेटा बोलते हैं। तो ये बात है। अब देखिए युगांडा से स्टार्ट हुई है, देन साउथ सुदान, ठीक है, और कुछ हिस्सा एरिट्रिया का, देन उसके ऊपर इजिप्ट, और ऐसी सारी कंट्रीज में ये जाती है। सो ये इसके बारे में था। लास्ट न्यूज़ आइटम है रीसेट 2 के बारे में। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रीसेट जो सीरीज़ के सैटेलाइट है ना वो एक अलग टाइप के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या था कि पहले जो सैटेलाइट होते थे ना वो ऑप्टिकल इमेजिंग यूज़ करते थे, मतलब मिरर्स और लेंसेज की हेल्प से इमेजिंग की जाती थी सैटेलाइट्स में से। अब क्या हुआ कि जब उस सैटेलाइट के सामने बहुत बड़ा कोई क्लाउड आ जाता था, उस क्लाउड के आने की वजह से क्या होता था कि जो इमेजेस आती थी ना वो ब्लर्ड आती थी। इमेजेस की ब्लर्ड आने की वजह से हमें सिग्निफिकेंट कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया, क्यों ना हम मतलब हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने प्लान किया कि क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएँ जिसके चलते हमें क्लियर इमेजेस मिले। तो हमने सोचा कि फिर बनाएं किससे इमेजेस, तो इमेजेस बनाई गई रेडियो वेव से, रेडियो वेव्स को यूज़ किया। सो रेडार इसको बोला जाता है इसीलिए, ठीक है। सो रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी इमेजेस बनाने के लिए, ताकि ऑल वेदर क्लीन बिल्कुल अच्छी सी इमेजेस हमें देखने को मिले। सो रीसेट सैटेलाइट के सीरीज़ के बारे में हमने सोचा, हमने प्लान किया कि हम स्टार्ट करेंगे। हमारा रीसेट सैटेलाइट 1 जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ कि हमारी कंट्री के ऊपर हुआ ये 26/11 वाला हमला, ठीक है, 2008 वाले मुंबई टेरर अटैक। उसके टाइम पे हमें लगा पता कि हमें तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर्वेलेंस के पर्पज़ के लिए, कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारे दुश्मन कहाँ पे हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। सो उसके लिए हमने सोचा, देखिए ये जो रीसेट सैटेलाइट है ना ये वेदर फोरकास्टिंग, इमेजिंग और सर्वेलेंस ये सारा पर्पज़ करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी की भी उतनी हेल्प करते हैं और आर्मी की भी उतनी ही हेल्प करते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कोई सिस्टम लेके आए। तो हमारा रीसेट 1 बन रहा था।
हमने इसमें ना अपना सी बैंड वाली एक टेक्नोलॉजी डालनी थी, ठीक है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अभी बन के तैयार नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारा 26/11 वाला हमला हो चुका था, तो हमने सोचा कि हम वेट नहीं कर सकते हैं। हम गए इसराइल के पास, हमने इसराइल से हेल्प लिया और इसराइल से एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर वाली रेडार हमने उनसे खरीद ली। फिर उसको हमने यूज़ किया और हमने फिर दोबारा सैटेलाइट बनाया रीसेट 2 नाम से, ठीक है। इसकी वजह से, मुंबई टेरर अटैक की वजह से, हमने रीसेट 2 जो है उसको पहले लॉन्च किया और रीसेट 1 सैटेलाइट जो है उसको बाद में 2012 में लॉन्च किया, ठीक है। और रीसेट 1 जो है उसको हमने रीसेट 2 को हमने 2009 में कर दिया था लॉन्च, और रीसेट 1 को फिर बाद में हमने 2012 में लॉन्च किया। सो ये इसकी पूरी कहानी के बारे में है कि रीसेट सैटेलाइट्स के बारे में। अब हमारा रीसेट 2 सैटेलाइट जो है वो 5 साल के लिए हमने भेजा था ऊपर, ठीक है। अब लेकिन वो 5 साल की बजाय 13 साल चल गया, ठीक है। हम अब उसकी रिप्लेसमेंट की फॉर्मेट पे रीसेट 2B सैटेलाइट भेज रहे हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा कि मतलब भेजा है हमने, जिसने हमें पाकिस्तान के कैंप्स की इन्फॉर्मेशन और ये सारा चीज़ें हमें बताई। अब ये रीसेट सैटेलाइट्स नहीं है जिसको यूज़ करके हमने अपना जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के ऊपर, उनके कैंप्स और उनके बेसिस की इन्फॉर्मेशन हमें पता चली थी, तो इन्हीं सैटेलाइट्स की हेल्प से हमने किया था, ठीक है। सो ये इसके बारे में। अब रीसेट 2B जो है एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर यूज़ करता है, और ये जो रीसेट 1 हमने किया था पहले, ये सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज़ करता है। ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चर्ड है सी बैंड वाली, ये एक्स बैंड वाली जो है हमने इसराइल से खरीदी थी। सो ये है इन सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट टाइम विल मीट विद न्यू करंट अफेयर्स। और इसकी पीडीएफ जो है उसको मैं टेलीग्राम के चैनल में डाल दिया जाएगा और वहीं पे क्वेश्चंस भी डाल दिए जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, सभी के फ़ायदे के लिए है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।